अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं अस्कर चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। नाज़रीन, एक बहुत अच्छी खबर मेरे पास है और कहने को तो बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि दूध और शहद की नहरें बड़ी जल्दी बहने को हैं पूरी कौम के लिए। कैसे ये मुमकिन हुआ? जब आपके पास अरबों खरबों रुपए जमा होंगे तो फिर ज़ाहिर है वो आवाम के ऊपर ही खर्च होंगे। नाज़रीन, हमें ये पता चला है कि बिजली की मद में जो बिजली के बिलों में 35 रुपये आप टेलीविज़न की फ़ीस देते हैं, उस फ़ीस की मद में हमारी हुकूमत ने गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 23,900 अरब रुपया जमा किया है। आपको यकीन नहीं आ रहा है? ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है नाज़रीन। पहले यकीन मुझे भी नहीं आ रहा था कि इतने पैसे कैसे हो सकते हैं। 23,900 अरब रुपए 3 सालों में जमा हुए हैं। इससे बड़ा क्रेडिट और इस गवर्नमेंट का क्या होगा? ज़रा थोड़ी सी इसकी आपको मैं तफसील बता दूं कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स फ्लोर ऑफ द हाउस मतलब कौमी असम्बली को दिए गए हैं और दिए भी गए हैं वजारत इत्तलात की जानब से। ऊपर नाम लिखा हुआ है वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद साहब का, और उसमें यह बताया गया है कि हमारी हुकूमत ने 3 सालों के दौरान जो टीवी फीस की मद में लोगों से जो पैसे इकट्ठे किए हैं वो 7,398 अरब रुपए 2018 में जमा हुए हैं, 2019 में 7,961 अरब रुपए जमा हुए हैं और 2020 में मज़ीद आगे बढ़े और 8,540 रुपए जमा किए हैं। ये जो कुल रकम 3 सालों में नाज़रीन बनती है ये कुछ 23,900 अरब रुपए 35 करोड़ और 40 लाख रुपए बनते। इतने पैसे रखेंगे कहाँ पर? आपका तो टोटल जो FBR जमा करता है वो भी 1200-1300 अरब से रुपए से ज़्यादा वो जाता नहीं है। 23,000 अरब रुपए जमा हो गए। हमने सर खपाया इसमें 48 घंटे हमने इसके ऊपर गौर किया। ये जो 35 रुपये हमसे लिए जाते हैं बिलों की मद में, इसके पैसे इतने ज़्यादा कैसे हो गए? टोटल पॉपुलेशन अगर एक अंदाज़न 22 करोड़ के लगभग है, टीवी फीस सिर्फ 35 रुपये है और 3 सालों में हम जमा करते हैं 23,900 अरब रुपये। तो ब्लास्टिंग न्यूज़ तो ये थी, और झूठ हम इसलिए नहीं कह सकते चूँकि ये कौमी असम्बली के अंदर ये फिगर पेश हुए हैं। हमने इसके ऊपर ख़ासी मस्क खपाई की, इधर उधर से हमने मालूमात ली और हर एक ने यही कहा जी फिगर तो यही बता रहे हैं जो हुकूमत की जानब से, जो वजारत इत्तलात की जानब से बताए गए हैं वो तो यही बता रहे हैं कि 23,900 अरब रुपये आपने 3 सालों में जमा किए हैं। लेकिन हमें ये सारा कुछ नामुमकिन लग रहा था। तो वे जब इसकी तहकीकात तक पहुँचे तो हमें पता चला कि 2018 में जो दावे किए जा रहे थे 7,398 अरब है, वो 7,398 अरब नहीं था बल्कि 7 अरब 39 करोड़ 83 लाख 58 हज़ार था। जबकि इसी तरीके से 2019 में अगर हम जाएं तो 7 अरब 96 करोड़ 10 लाख 68 हज़ार रुपये कलेक्ट हुए हैं और 2020 में 8 अरब 54 करोड़ 9 लाख 28 हज़ार रुपये टीवी फीस की मद में जमा हुए हैं। और पूरे अगर 3 सालों का हम देखें तो 3 सालों में 23 अरब 90 करोड़ 3 लाख 54 हज़ार रुपये जमा हुए हैं। सो ये जो 23,900 अरब रुपये का हमने आपको ख्वाब दिखाया था या हमारे ज़रिए जो ख्वाब दिखाया जा रहा था इस कौम को सरकारी कागजात में, वो सरियन गलत था। यकीनन आपकी आंख खुल जानी चाहिए, वो ख्वाब ख़त्म हो गया है और ना ही दूध और शहद की नहरें हैं, बल्कि कोशिश करेंगे कि अगले साल इससे ज़्यादा आपसे टीवी फीस की मद में पैसे मज़ीद कलेक्ट कर सकें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद नईम अख्तर और आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू स्पेशल। जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूज़ टू यू के स्पेशल प्रोग्राम में हम किसी न किसी शख्सियत के बारे में कुछ अहम इंकशाफात जो हैं वो हमेशा से करते आए हैं और इसी तरह अपनी रवायात को बरकरार रखते हुए आज भी हम एक पाकिस्तान की मशहूर शख्सियत के बारे में आपको जो है कुछ इंकशाफात करेंगे। वो शख्सियत के बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि एक निजी टीवी में आलम ऑनलाइन के प्रोग्राम्स उनको जो वो उनकी वजह शोहरत बनी
किसी दौर में वो वफाकी जो है मजहबी अमूर के वज़ीर भी रहे और माजी में भी उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात सोशल मीडिया पर भी जो है वो लगते रहे। जी नाज़रीन, वो और कोई नहीं, मेरे और आपके हम सब के जाने माने डॉक्टर आमर लियाकत हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि मुबैना तौर पर एक हानिया खान नामी खातून जो है वो उनकी तीसरी बीवी है। तो नाज़रीन, ये माजरा क्या है ये जानेंगे। हमारे साथ इधर स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर रिपोर्टर असगर चौधरी। तो जी असगर साहब, बताइएगा कि ये क्या मामला है डॉक्टर आमर लियाकत का, जो आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है तीसरी बीवी के हवाले से। तो बताइएगा ये तीसरी बीवी का मामला क्या है? बहुत शुक्रिया नईम। ये डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन के बारे में मैं ये बता दूं कि हमेशा वो ख़बरों के अंदर रहते ही हैं, और जब से वो आए हैं, मीडिया में आए हैं या सियासत में आए हैं, टीवी टॉक शोज़ हों या मजहबी स्कॉलर हों, कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि हमेशा वो ख़बरों की जीनत रहे हैं। ये जो मामला है, एक शोबिज़ का उभरता हुआ सितारा है हानिया खान। हानिया खान ने ये इंकशाफ करके सबको चौंका दिया कि वो डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन की मुबीना तौर पर तीसरी बीवी है। अच्छा, हमारे भी कान खड़े हो गए, भाई इतनी बड़ी खबर, ये हानिया खान का एक शोबिज़ का सितारा, दूसरी जानब एक मजहबी स्कॉलर जिसकी ऑलरेडी पहले से 2 शादियां हो चुकी हैं, मेंबर एक कौमी असम्बली हैं, और उनका ये दावा है कि जनाब 1 साल हो गया इस शादी को। इस हवाले से हमने एक नशिस्त का उनके साथ एहतमाम किया, जिसकी गुफ्तगू यकीनन आप अपने नाज़रीन तक पहुँचाएँगे भी। ऐसी ऐसी चीज़ें हमारे सामने हानिया खान की जानब से आई हैं कि उसे कही 1 साल पहले मेरी डॉक्टर आमर लियाकत साहब से शादी हुई है, कुछ उसने हमें स्क्रीनशॉट, कुछ तस्वीर भी उसमें दिखाई हैं, और फिर ये मामला जब सामने आया, उनकी दूसरी बीवी तक गया, तो दरमियान में कुछ तनाव आ गया। अब डॉक्टर साहब अनऑफिशली मुबैना तौर पर उसे कबूल तो कर रहे हैं, मगर ऑफिशली वो उसे कबूल करने को तैयार नहीं है, और इस पर वो खासी सीख पाए। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसा आपने असगर चौधरी से सुना कि मुबैना तौर पर डॉक्टर आमर लियाकत जो हैं वो तीसरी बीवी को कबूल तो कर रहे हैं, बट ऑफिशियली वो कबूल नहीं कर रहे। इस हवाले से हानिया खान क्या कहती हैं, आइए जानते हैं। हानिया, जरा बताइएगा इशू क्या है? ये इशू ये है कि डॉक्टर साहब पहले उनसे बहुत प्यार करते थे। जब तक मैं मीडिया में नहीं आई, जब तक मैंने एक्सपोज नहीं किया, जब तक मैंने उनकी बात मानी, और जैसे ही मैंने अपना मुंह खोला, मीडिया में मैं आई, तो उनका प्यार मोहब्बत सब खत्म हो गया। ये प्यार शुरू कब हुआ था? ये सिलसिला एक लंबा है, फेसबुक से स्टार्ट हुई स्टोरी, और पहले तो मैं रिफ्यूज करती थी, देन मैंने जब मिले हम लोग तो मैंने भी एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा हाँ ठीक है। सो बस फिर आपको सबको पता है, जानते हैं आप क्या रियलिटी है। तो उसके बाद बहुत अच्छे थे मेरे साथ, जब मैं कराची में, ये ठीक थे, लेकिन जब मैं कराची से यहाँ पर आती हूँ इस्लामाबाद, ठीक है, अपने मम्मी पापा के घर, तो यहाँ पर आने के बाद मैं अपलोड करती हूँ कुछ पिक्चर्स वगैरह उनके साथ, तो वो मुझे मना करते हैं, तुम डिलीट करो, नजर लग जाएगी हमारे रिश्ते पे, ये वो। तो मैंने मना किया कि ऐसा क्या है कि आप तो मना कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं हानिया अभी नजर लग जाएगी, तुम नहीं करो। तो मैंने कहा सईदा तौबा आमिर ने रिपीट तो की है ना, आमिर ने, ठीक है, सईदा तौबा आमिर, तो वो तो अभी तक आपकी वाइफ है, वो तो काशी की शूट्स कर रही है, क्या कर रही है, आप मुझे मना कर रहे हैं। तो कहते हैं देख, वो आपने एक मैसेज सुना, कहते हैं मैं क्या करूँ, मेरे अगर उसके मेरा नाम उसके नाम के साथ जुड़ा है तो उसे फेम मिल रहा है, तो तुम क्यों उससे जेलसी फील करती हो, तुम उसके साथ कंपेयर ना किया कर खुद को, सारी दुनिया को पता है मैंने उसके लिए क्या कुछ नहीं किया और उसने मेरे साथ क्या किया है। आनिया, डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन इस वक्त मेंबर कौमी असम्बली है, और जो भी कोई भी अवामी ओहदा रखता है उसके लिए एक हलफनामा भी बड़ा ज़रूरी होता है, और उसे आइन के आर्टिकल 62-63 के ऊपर भी पूरा उतरना होता है। जो इल्ज़ामात आप लगा रही हैं वो तो सरियन इसके मुनाफी है। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो आप किसी फोरम पर गई हैं या जाएंगी मुस्तकबिल करीब? जी मैं बिल्कुल जाऊंगी। आप कोर्ट में गई हैं इस हवाले से? मैं कराची में इसलिए गई थी कि क्योंकि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि देखिए वो यहाँ की बेस्ड, कराची बेस्ड। सो मैं कराची गई, यहाँ से पहले मैं लाहौर गई, देन मैं कराची गई। जब मैं कराची जाती हूँ तो मैंने वहाँ पे, जब मैं जहाज में बैठी हुई मैं वहाँ पे उतरी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट बहुत प्यार से की, डॉक्टर साहब मैं आ चुकी हूँ, काइंडली अब मुझे भेज दें किसी को लेने के लिए, वरना अगर मैं आई तो मैं एक्सप्रेस टीवी आके हंगामा करूँगी। ये मेरी वीडियो में आप देख सकते हैं, मैंने पहले से ऑलरेडी नहीं बोल दिया, लेकिन उनमें से किसी ने
मेरी आवाज़ नहीं सुनी, ना डॉक्टर साहब ने, ना आदिल सूरी ने, ना ही मोइज़ उमर ने। ठीक ये है। मोइज़ उमर मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, जो कि आज एक शैतान और एक मुनाफिक इंसान बन चुका है। ये मोइज़ उमर साहब कौन है? ये टीवी पाकिस्तान के प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूस करते हैं और बहुत पहले डॉक्टर साहब से पहले से इनसे मेरी बातचीत थी, बहुत अच्छे इनसे लिंक थे। लेकिन मुझे पता नहीं था कि कहते हैं ना कि अ, जो मीठे लोग होते हैं, अच्छी बातें करते हैं, असल में वही साँप होते हैं। तो वो दोस्त मेरा मुझे जब मुझे टाइम आया, तो उसने मुझे मेरे साथ छोड़ दिया और साँप बन के डसा। ये शादी मैं बार-बार बता चुकी हूँ, ये 1 साल पहले हुई थी। अभी तक चल रही है या कि अभी तल्लक तक टूट चुका है? नहीं टूटा था, लेकिन उनकी तरफ से नहीं। अगर टूटा होता, तो मेरी आईडी कार्ड्स, मेरे मोबाइल उनके पास क्या कहते हैं? अभी आपके आईडी कार्ड्स कहाँ पर हैं? आमिर जी के पास है। उनके पास क्यों हैं आपके आईडी कार्ड्स? ताकि उन्हें ये डर है कि हानिया वो समझते हैं कि शायद उनके किसी मुखालिफ जो उनके अगेंस्ट पार्टी है, मुझे वो ट्रीट करेंगे या फिर उनके कोई मुखालिफ जो शोबिज़ के लोग हैं, उनमें से कोई एक मुझे किसी ने हायर किया हुआ है या फिर अ, डॉक्टर अली काज़मी, आई एम सॉरी टू से डॉक्टर अली काज़मी सर, मुझे बार-बार आपका नाम लेना पड़ रहा है। मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे आपका नाम लेना पड़ रहा है। लेकिन उनका बयान ये है कि डॉक्टर अली काज़मी मेरी बीवी को मुझसे छीनना चाहता है और ये सब कुछ करवाने वाला डॉक्टर अली काज़मी, हुमायूं सिद्दीकी एंड सबीना सबीना हुमायूं, खलील रहमान कमर साहब। अभी आखिरी वक्त आपकी कब बात हुई डॉक्टर आमिर लियाकत से? जब मैं कराची में थी, तो उनसे मिले। वहां पर आपके दरमियान कोई क्लैश भी हुआ है दोनों के दरमियान? वहाँ पे वो मिले थोड़ी देर के लिए, ठीक है? उसके बाद उन्होंने अब उनकी टीम मेरे पास आती है, ठीक है? वो मुझे मिले तो उन्होंने मुझे कहा तुम साइको पागल बन चुकी हो। तो एक साइको पागल ज़हनी मरीज़ा के साथ मैं ज़िंदगी नहीं गुज़ार सकता, तो लिहाज़ा दफ़ा हो गया। तो मैंने उनकी बात नहीं मानी। जब मैंने शोर मचाया कि मैं अपने कपड़े उतार दूँगी, तो ऊपर से बोले। फिर उसके बाद जब उस लाइव सेशन में छीन लिया गया मोबाइल, तो वो जो मेरी इसी वाली साइड पे जो मैं बैक से गई थी, सब लोगों ने तमाशा देखा, सब लोगों को पता है। बैक साइड से जब मैं गई थी एसी के ऊपर मैंने पाँव रख दिए, ठीक है? वहाँ पे, तो वहाँ पे पता है आपको इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत ज़्यादा थी, करंट जी। वगैरह, तो ये था करंट ना लग जाए। तो उनकी फ्रेंड्स ने मुझसे मोबाइल छीन लिए, ठीक है? दोनों मोबाइल। एक मोबाइल तो मेरा था, ठीक है? जो मुझे डॉक्टर साहब ने गिफ्ट किया था, ठीक है? वो चले उन्होंने लिया। लेकिन एक मोबाइल तो मेरी बहन हीरा का था, वो आपने किस हक से लिया? वो दोनों मोबाइल डॉक्टर साहब के पास हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि हानिया खान जो हैं वो इस हवाले से क्या कहती थी। तो चौधरी साहब ये बताइएगा कि इतने संगीन इल्ज़ामात हैं, तो हानिया खान का इन इल्ज़ामात के हवाले से क्या मौक़िफ़ है, वो क्या कहती हैं? देखिए वो तो बहुत ज़्यादा जज्बाती है और थैंक्स गॉड के उसने जो हमसे गुफ्तगू हुई है वो तहज़ीब में रह के उसने वो सारी गुफ्तगू की है। देखें हम एक मशक़ी माहौल में रहते हैं और यहाँ का हुस्न यह है कि हम बहन बेटी या माँ हम औरत को बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं। उस तनाज़र में देखा जाए तो जो हानिया के इल्ज़ामात लगाए गए, जैसे उसने ये कहा है जी कि डॉक्टर साहब ने मेरा शनाख्ती कार्ड ज़ब्त कर लिया है, मेरे मोबाइल ज़ब्त कर लिए और एक टीवी शो का हवाला जो है वो भी जैसे उसने बताया है टीवी शो के अंदर वो किस तरीके से उन्होंने गाली दी है और वो गाली क्या अपनी एक बीवी को उन्होंने गाली दी है, एक बेटी को गाली दी है, एक माँ को गाली दी है। और मुझे ये कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को गाली दी है, मैंने नहीं दी है बल्कि डॉक्टर साहब ने दी है और ये लाइव शो के अंदर ये सारी चीज़ें हुई हैं। उसके साथ जो उसने बताया कि मेरा शनाख्ती कार्ड नहीं बनने दिया जा रहा है और जो उसका मिस कैरेज हुआ है उस हवाले से उसने जो बताया है और फिर साथ ही जो उसे मेडिसिन दी गई हैं वो भी आपके सारी चीज़ें उस सामने उसने रखी हैं कि इतने संगीन इल्ज़ामात और फिर जो चैट है देखें ऐसी चीज़ें हम मीडिया में सामने नहीं रख सकते हैं। फिर भी चूँकि हमारा एक मशक़ी माहौल है, हमारी कोशिश ये होती है कि हम कोई भी अखलाक बाख्ता चीज़ हो, जैसे आप ये बताइए कि इसमें कुछ तस्वीर थी, कुछ वीडियोस थी, उसका भी यकीनन उसे हमसे ज़िक्र किया है कि जो ऐसी थी कि जो सामने नहीं आ सकती थी। जी बिल्कुल नाज़रीन, असगर चौधरी साहब से तो आप इन इल्ज़ामात की जो तफसीलात हैं वो सुन ही चुके होंगे, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि हानिया खान जो है वो इन इल्ज़ामात के बारे में क्या कहती है। आइए देखते हैं। ये जो मैसेज आपने डॉक्टर आमिर लियाकत का नंबर से सेफ है इनके मोबाइल में,
ये आप देख लें। और मैसेज भी खासा थ्रेडिंग मैसेज है कि आपको आपके वालिद की वजह से छोड़ रहे हैं। तुम हो, तुम शुक्र करो कि तुम्हारे वालिद की वजह से पुलिस रिपोर्ट नहीं करवाना, वरना तुम्हारा व्हाट्सएप मैसेज तुमने तोबा को जो वीडियो भेजी, तुमने फेसबुक पर मुझे मौत का जिम्मेदार करार दिया। शुक्र करो मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। एक और बात मैं कहना पूछना चाहूंगी, जी। आप इनसे पूछे कि ऐसी कौन सी आपकी वीडियो थी जो तूबा देखकर इतना भड़क उठी और आपको छोड़कर जा चुकी और तलाक का नोटिस तक भेज दिया। आखिर उस वीडियो में ऐसा क्या था डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन जी, जो कि तूबा ने डिवोर्स के लिए हायर अपना लॉयर किया, नोटिस ही भेज दिया आपको। आपने डॉक्टर अली काज़मी के साथ मुझ पे जो संगीन इल्जामात लगाए, उन पे तोहमत लगाई मुझ पे, एक औरत पे, और आपने जो मुझे लाइव शो में कॉल करके मुझे गाली दी, तब खलील रहमान साहब ने मुझसे रब्ता किया, ठीक है। आपने मुझे, मैं वो गाली वर्ड्स यूज नहीं करना चाहूंगी, आपने अपनी बीवी को बोला, ठीक है, एक औरत को बोला, आप कहते थे कि औरत मार्स मेरा जिस्म मेरी मर्जी, औरत की मर्जी है, ठीक है। तो आज आपको क्या हो गया? क्या हानिया का जिस्म आपकी प्रॉपर्टी बन चुका है? क्या हानिया का जिस्म आपकी मर्जी है कि आपका ड्राइवर आए आकर मुझे नोचे? जी नाज़रीन, आपने अभी सुना होगा कि हानिया खान इन इल्ज़ामात के बारे में क्या जो है वो अपना मौक़िफ़ रखती हैं। तो चलो साहब ये बताइएगा कि जैसे वो कहते हैं मिट्टी पाओ, तो मिट्टी पाओ पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद के लिए कोई तीसरी कुव्वत नहीं आई बीच में, कोई इस मामले को हल कर सके? बिल्कुल कुछ कोशिशें हो रही हैं जो कि मुश्तरका दोस्त हैं और उनके डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के और उनकी इमा के ऊपर जो उन्होंने राब्ता भी किया है। हिना खान ने हमें वो हानिया खान ने हमें वो चैट दिखाई भी है। उनकी कोशिश है और पहली दफ़ा हमारे साथ प्रोग्राम में उसने इंकशाफ किया है कि ये कौन सी शख्सियत है, ये एक मजहबी शख्सियत है। और मेरे ख्याल में अगर आप नाज़रीन को ख़ुद ही वो सुना दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। इसके अलावा जो डॉक्टर अली काज़मी हैं, अमायूं सईद हैं, समीना अमायूं हैं, खलील कमर साहब का उसने हवाला दिया है, तो वो तो कह रही है कि मुझसे राब्ते हो रहे हैं। अलबत्ता डॉक्टर साहब राब्ते नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ और कर रहे हैं। जी नाज़रीन, डॉक्टर साहब राब्ते नहीं कर रहे, कुछ और कर रहे हैं। डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, आइए हानिया खान से ही जानते हैं कि वो इस मामले का जो है मट्टी पाव वाला जो मामला है, कौन कौन अफराद जो हैं वो उनके साथ रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अमूमन जब ऐसे मामलात होते हैं तो दरमियान में मुश्तरका दोस्त कुछ पड़ते हैं जिरगे के तौर पर इस सारे मामले को ख़त्म करवाने के लिए। क्या कुछ आपके पास ऐसी ऑफर्स आई हैं? जी, मुझे समझा रहे थे इनके बहुत, आज मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। पहले मैंने उनका नाम नहीं लिया था। मैं अपने कुछ वॉइस मैसेज और कुछ आपको ऐसे शवाहिद दिखाना चाहूंगी जो कि देखने के बाद डॉक्टर साहब की रूह काम से इस मामले में कौन है मैं भी आपको दिखाती हूँ कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड जो हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। ये आप देख सकते हैं शॉप, ठीक है। इनको मैंने मैसेज किए थे। वो ये तो ये वाला है। जैसे कि तुम्हें पहले सबको पता है डॉक्टर साहब को छोड़ के चली गई थी, और जब उसने देखा कि मेरे से भी यंग, प्यारी, खूबसूरत और पहले से इंडस्ट्री में उसका एक नाम है, मुकाम है, तो उन्होंने शादी कर ली है। मेरी से जैसे मैंने पोस्ट लगाई, सब कुछ देखा उसने। मेरी बहन हीरा के में क्या हुआ कि उसने कहा कि मैं किसी तरह वापस जाऊँ, डॉक्टर के पास जाके वापस आना चाह रही थी। जो कुछ हुआ मेरे हाथ में, ये सब कुछ वही कर रही है, तो वही करवा दी। और डॉक्टर साहब को पहले समझ नहीं आती, पहले तो वो बहुत प्यार करते थे हानिया से, अब उनका प्यार क्या हो गया क्या नहीं, अब मेरे हाथ में इन सब के पीछे तो वही है जहाँ तक मुझे लगता है। ये शाह साहब को सेंड हुआ, ठीक है। अब मैं आपको अब मैं आपको शाह साहब की कुछ मैसेज दिखाना चाहूँगी। बड़ी रात खुसूसी दुआएं, क्या आप पढ़ सकते हैं? बिल्कुल। या आप पढ़ के नाज़रीन को सुना दें। बड़ी रात खुसूसी दुआएं, पुरकैफ मंजर अलामा सैयद मोहम्मद अली शाह, चेयरमैन मरकज जामा नूर अल कुरान। ओह, आपने नाम एक्सपोज कर दिया। ओह माय गॉड, नाम नहीं करना था जी। आपके ये शाह साहब वो अपने मैसेज डर के डिलीट कर देते हैं, ठीक है, लेकिन वो मसलसल, चले मैं आज दिखा देती हूँ। ये शाह साहब मसलसल मुझे समझा रहे हैं और इस केस को हैंडल करने की आप ये इनके वजह से हानिया ने आपकी न्यूट वीडियो नहीं लगाई, क्योंकि इन्होंने कसम दे दी मुझे मौला अली की। इन्होंने रो रो के मुझे कहा, मेरे बेटा, मेरे बच्चे, आपको खुदा और रसूल का वास्ता
मैं उसका गवाह बनता हूँ। मैं तुम्हें उसके पास भेजूंगा, सब्र कर लो। इन्नल्लाह माल साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तब मैंने वीडियो में कहा था डॉक्टर साहब मैं आपका सब्र देखती हूँ, आप कहाँ तक सब्र करेंगे। डॉक्टर साहब ने भी आपसे कोई रब्ता किया? डॉक्टर साहब ने डॉक्टर कोई आपका आमिर नहीं लियाकत किया, हुसैन वो ने? मेरे फादर के साथ कॉन्टेक्ट में है। ये देखिए मैंने उन्हें लाइव किया कि जो MNC का सब मैंने उन्हें दिखाया, क्या आप देख सकते हैं जी। ठीक है। हर बात चले मैं उन्हें फोन करना चाहूंगी, देखते हैं वो क्या इस बारे में राय। चलिए, आप ये बताइए वे फॉरवर्ड क्या है इसका? एक सेकंड में पहले जरा नंबर पे ट्राई करना चाहूंगी, फिर मैं इनको सुनाना चाहूंगी अपने नासिर। कि उन्होंने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट पर तो नहीं लगाया हुआ? नहीं नहीं, वो तो ऐसे कर ही नहीं सकते ऐसा। एक्चुअली मैं व्हाट्सएप ज़्यादा यूज करती हूँ तो नंबर पे कॉल नहीं करूँगी। या चलिए ट्राई करते हैं कि वो क्या करते हैं। जी तो जो जिक्र कर रहे थे, जो इनके शाह साहब जो मुझे समझा रहे थे, शाह साहब का नंबर से मन जा रहा है। जी जी। तो जी शाह साहब मैं अच्छा। आपसे कहना चाहूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि आप इस केस को हैंडल करें, जैसे कि आप इनके साथ बहुत ज़्यादा बोल टीवी पे, जियो टीवी पे, हर जगह पे थे, तो मैं आपसे अगेन रिक्वेस्ट करूंगी कि आप फिर डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन को समझाएं कि वो खुदा सच बोले। अजी नाज़रीन, आपने सुना हानिया खान की ज़ुबानी भी कि कौन कौन सी शख्सियात जो हैं वो बीच का रास्ता इख्तियार करने के लिए वो रब्ता कर रही हैं हानिया खान से। अच्छा जो सब एक मामला और भी बड़ा संगीन इस सारे जो है प्रोपेगेंडे के अंदर एक चीज़ आई हुई है कि ये एक बच्चे वाला मामला भी था और एक ड्राइवर का भी कोई रेप का सीन चला, तो वो क्या चीज़ है, वो क्या है? नहीं, बहुत संगीन इल्ज़ामात हैं ये। देखें, एक चूँकि हम बड़े पॉजिटिव जर्नलिज्म के ऊपर यकीन रखते हैं, हम ऐसी चीज़ें सामने नहीं लाते, लेकिन मजबूरी है। हानिया खान ने मिस कैरेज का ख़ास जिक्र किया, फिर एक ड्राइवर हैं डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के, बड़ा संगीन उसने इल्ज़ाम लगाया कि उसने मेरे कपड़े फाड़े हैं, मुझे मारा पीटा है, रेप करने की कोशिश की है। मतलब बहुत ज़्यादा उसने कहा है कि मुझे टीज़ किया जा रहा है। इसके साथ उसने बलोच कॉलोनी थाने का जिक्र किया है कि वहाँ पर मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा करवाया गया है। जबकि तो एक और चीज़ जो उसने बड़ी बात की है कि मुझे वालदा ने ये कहा है कि बेटा हालात कैसे भी हों, आज बहुत अच्छे हालात हैं, मगर बुरे हालात भी हों तो कभी अलहदगी इख्तियार नहीं करना, कभी डॉक्टर साहब को छोड़ के नहीं जाना, कभी तलाक की बात नहीं करना। तो ये मेरे ख्याल में उससे एक बड़ी बात की है। अजी नाज़रीन, ये जो मामला अभी जो एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है बच्चे का और मिसकैरेज का और ड्राइवर के हवाले से कि उसने रेप करने की कोशिश की, तो इस हवाले से हानिया खान का क्या मौक़िफ़ है वो भी जान लेते हैं। कुत्तों की तरह टूट पड़े मुझ पे। आपने भेजा था मोबाइल लेने के लिए, उसने मेरे कपड़े फाड़ कर मेरा रेप करना चाहा, और वो निशान मैं दिखा चुकी हूँ आप हर वीडियो में, और आप अपनी आंखों से देख चुके हैं। आप सोई नहीं हो, आप उसे डिफेंड कर रहे हैं, उसे बचाने के लिए आप अपनी बेगम को पागल खाने भेजना चाहते हैं। तो मैं आपको याद करता हूँ, ये वही हानि है जिस पे आप मरते थे, ये वही हानि है जिसे आपने निकाह के बाद कहा था कि 2 नवाफिल खुद अदा करो और 2 मैं करता हूँ, और साथ में बैठकर हमने दुआएं की थी, और आज आप इसी हानिया को रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं आपसे कुछ नहीं कहना चाहूंगी, ये आपने मर के अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। पहले भी मैं जी रही थी ना, मेरा एक लाइफ स्टाइल था। आपने कहा कि अपनी मम्मा को गालियां दी, ठीक है, अपने फादर को गालियां दी, तो आपने ये क्यों नहीं बताया कि उसके पीछे रीजन क्या थी? मेरा ड्राइवर, और वो जो मुझे मेडिसिन देता था जिससे मेरा दिमाग बिल्कुल फारग हो रहा था, जिससे मैंने इवन की शोबिस की किंग है हुमायूं से, पूरी दुनिया उन पे मरती है, मैंने उन तक को गालियां दी, आपने शोबिस इंडस्ट्री को। ये तो आपका और तूबा का प्लान था। कैसे इन्हें पता चल गया था? आपने हीरा का वो वॉइस मैसेज सुना, हानिया की शादी
हो चुकी है और तूबा मुझसे जेलसी फील कर रही थी। तूबा पहले उन्हें छोड़कर जा चुकी थी। देन ठीक फिर है। वो वापस आ गई और मेरे साथ जो कुछ हो रहा है ये वही दोनों करवा रहे हैं। आपके अगेंस्ट कराची एक थाने में पर्चा भी उन्होंने करवाया है? जी, थाना बलोच कॉलोनी। क्यों पर्चा किया? इसलिए किया कि हानिया को अरेस्ट कर लिया जाए या हानिया को दारुल छोड़ाए या फिर हानिया को पागल का सर्टिफिकेट देके किसी मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ाए। अभी इस सारी सूरत हाल में क्या आपसे किसी ने कोई राब्ता किया? मेरी मुराद कोई थ्रेड वगैरह है आपको? जी, आपने एक मैसेज देखा होगा जो कि वो कह रहे हैं कि तुम्हारे फादर की वजह से मैं आपको दिखाना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि तुम्हारे फादर की वजह से मैंने तुम्हें माफ किया, अदरवाइज मैं तुम्हारा क्या हाल करता तुम सोच भी नहीं। अभी भी आपको कोई खतरा है? देखिए, जिंदगी और मौत मेरे अल्लाह के हाथ में है। अगर उन्होंने मुझे मरवाना है तो मरवा दे। ऐसी जिंदगी पे तो मैं पहले भी कहती हूँ लानत है। जिंदगी मेरी फैमिली के ये बदनामी का बायस बन चुकी है। तो अगर आपने मुझे मारना है मरवाना है तो मार दें। आपकी वाइफ हो, आपको हक है। कहते हैं ना कि एक मम्मा पापा कहते हैं कि दीदा आपी की शादी हुई, आप करनी मैसेज देख रहे हैं, पढ़ के सुना दें। बेटा आप जा रहे हो उस घर से, ठीक है, लेकिन आपने उसके घर में रहना है, ठीक है। हमारे फैमिली में तलाक नहीं होता, ठीक है, तो आपने वहां पे रहना है। अगर आप तो मुश्किल वक्त भी आते हैं, जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने साथ छोड़ देना है। तो मम्मी ने कहा कि अभी उसका वेल सेटल है वो, ठीक है, तो खुदा ना खास्ता जिंदगी में कोई ऐसा मोड़ आ सकता है जब वो उसके पास कुछ नहीं होगा। तो तुमने ये नहीं कहना कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगी, तुमने बेटा उसका साथ निभाना है। तो वो मैंने अपनी माँ की बातें सुनी हुई थी और वो बातें मेरी यहाँ पर बैठी हुई हैं डॉक्टर साहब। तो आप उस निकाह को डिनाई करें, लेकिन मैंने वो निकाह मान लिया था, मैंने एक्सेप्ट कर लिया था वो, और वो निकाह में कभी भी आप जितना मर्जी डिनाई करें मैं डिनाई नहीं करूंगी। मैं उस निकाह की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मरते दम तक करती रहूंगी। आपकी थी, आपकी हूँ, आपकी ही रहूंगी। हाँ, मैं काम जरूर करूंगी। आप मुझे डिवोर्स देते हैं चौक से दे दें, लेकिन मैं सारी जिंदगी कभी शादी नहीं करना चाहूंगी। अजी नाज़रीन, आपने हानिया खान का जो है वो मौक़िफ़ सुना होगा इस हवाले से। असद साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, देखिए आप पार्लियामेंट कवर करते हैं, काफ़ी असद रात से आप कर रहे हैं, तो ये बताइएगा कि ये आर्टिकल 62 और 63 का फंदा जो है वो डॉक्टर आमर लियाकत के गले में जाता हुआ नज़र नहीं आता। और दूसरा सवाल इसी के साथ है कि आपने एज अ जर्नलिस्ट उनकी शख्सियत को कैसा जाना? शुक्रिया नीम। जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि डॉक्टर आमर लियाकत हुसैन एक ऐसी शख्सियत है, अगर आपको गुज़श्ता दिनों की याद हो, एक नागर डांस की वजह से भी वो बड़े मशहूर हुए हैं और बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर तनकीद हुई है। और एक और अगर मैं आपको हवाला दे दूं कि हमारे डॉक्टर साहब जिस वक्त पीटीआई में अभी शामिल नहीं हुए थे और 10 दिन कबल इन्होंने बड़ा तनकीद की थी इमरान खान साहब के पर भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी। और जब 10 दिन बाद इन्होंने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार की थी तो बहुत से लोग पीटीआई छोड़ गए थे। मतलब इस तरह की इनकी शख्सियत है। पाकिस्तान हिंदू कौंसल ने इन्होंने एक मुतनाज़ ट्वीट किया था, वो भी बड़ा उसका चर्चा रहा है। बहुत खूबसूरत नात ख्वां हमारे अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब फरमाए, जुनैद जमशेद, उनकी वालदा के मतलब इन्होंने एक रिमार्क्स दिए थे, उस पर भी बड़ा शोर शराबा मचा था। और फिर पार्लियामेंट के अंदर मुझे याद है कि पार्लियामेंट के अंदर अक्सर व बेशतर इनकी वजह से लड़ाइयाँ हो जाती हैं। एक हमारे जो वज़ीरिस्तान से आज़ाद अरकान हैं जिन्हें कहा तो जाता है कि वो पीडीएम के कालादम पीडीएम के टिकट के ऊपर है मगर आज़ाद कंसीडर होते हैं, उनके मुतल्लक रिमार्क्स के ऊपर एक दफ़ा तो लिटरली वहाँ पर लड़ाइयाँ होने लगी थी पार्लियामेंट के अंदर। और फिर इसी तरीके से अगर माजी इनका देखा जाए, जिस तरीके से एमक्यूएम के अंदर ये थे और 2002 से 2007 तक ये एमक्यूएम के टिकट के ऊपर आए, वज़ीर मुमलिकत मजहबी अमूर बने, उस वक्त भी इनका यही था कि किसी न किसी सूरत में उनकी नून लीग से या पीटीआई से टसल रहती थी। और जब इन्होंने एमक्यूएम छोड़ी तो इन्हें शदीद ख़तरा एमक्यूएम की जानब था। और दूसरा जो आपने बात की है आर्टिकल 62-63 की, नहीं, जिस माशरे के अंदर हम रहते हैं ये बहुत, मैंने संगीन रकीक इल्ज़ामात कहूँगा, इंतहाई मतलब इखलाकी तौर पर आप जब तक ये साबित नहीं होते हैं या आप अपनी बेगुनाही इन इल्ज़ामात में साबित नहीं करते हैं, मेरे ख्याल में उस वक्त
तक तो डॉक्टर साहब को ख़ुद छोड़ देना चाहिए जो अपना मनसब है उनका एज ए मेंबर कौमी असम्बली। और दूसरी जानब हानिया ख़ुद कह चुकी हैं कि ऑलरेडी वो अदालत भी गई हुई है और अब वो जाना चाह रही हैं पार्लियामेंट की तरफ और पार्लियामेंट से इंसाफ वो लेना चाहती हैं। हुकूमती रुकने कौमी असम्बली हैं, ज़हर है जिस तरह पहले मैं कह चुका हूँ कि हानिया ये कह चुके हैं जी इनके आईडी कार्ड नहीं बनने दिए जा रहे हैं, इनका आईडी कार्ड डॉक्टर साहब के कब्ज़े में है। तो हुकूमती रुकन की वैसे भी आपको पता है कि ठूं ठां तो होती ही है हमारे इस माशरे के अंदर, तो ये चीज़ें भी सामने हमें रखनी होंगी। अच्छा, जैसा कि साहब अभी आपने फरमाया कि ये एक रकीक किस्म के इल्ज़ाम हैं, तो जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं इससे मामला बड़ा संगीनियत की तरफ जा रहा है, तो क्या इससे कोई ख़तरा तो नहीं होगा हानिया खान की लाइफ को, या आप क्या कहते हैं इसका? देखिए ख़तरा तो है, पहले मैं बता चुका हूँ जिस तरह उसने ख़ुद बताया है कि बलोच कॉलोनी कराची थाने में उसके ख़िलाफ़ एक मुकदमा भी किया गया और फिर कुछ मैसेजेस उसने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के नाम से वो सेफ था नंबर, कुछ मैसेजेस उसने दिखाए हैं और डॉक्टर साहब ने उस मैसेज में ये कहा है कि मैं तुम्हारे वालिद की वजह से तुम्हें छोड़ रहा हूँ। थ्रेट तो हैं, देखें एक वो शोबिज़ का उभरता हुआ सितारा है, उसका एक ब्राइट फ्यूचर था, खासी वो डिस्टर्ब तो है। और फिर जिस तरीके से वो ये भी कह रही है कि मुझे कुछ मेडिसिन दी गई हैं, तो इन मामलात में तो फिर आपको पता है कि ये बासर लोग जहाँ पर हों वहाँ पर तो कुछ भी हो सकता है। तो जी नाज़रीन, आपने हमारे सीनियर रिपोर्टर असगर चौधरी और हानिया खान जो कि मुबैना तौर पर डॉक्टर आमिर लियाकत की बीवी हैं उनकी गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि हम एक मशरक़ी माशरे में रहते हैं जहाँ पे हमारी माँ बहन बीवी बेटी सबका एक मर्तबा है, एक तकरीम है। डॉक्टर आमिर लियाकत से भी हमने जो है वो रब्ता करने की कोशिश की है जो कि किसी वजह से नहीं हो सकता, ताहम अभी भी हमारा प्लेटफॉर्म जो है उनके लिए हाजिर है। वो जब चाहें अब वो हमारे चैनल पर आकर अपना मौक़िफ़ जो है वो आवाम को दे सकते हैं। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आपसे गुजारिश है कि देखते रहिए न्यूज़2यू और हमारी विज़िट कीजिए वेबसाइट को www.news2u.com.pk। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नईम अख्तर और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल न्यूज़2यू। और न्यूज़2यू का एक स्पेशल प्रोग्राम है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस स्पेशल प्रोग्राम में हमेशा से जो है कुछ इंकिशाफात किया करते हैं। आज भी आपके सामने हम एक अहम इंकिशाफ करेंगे। आज किसी शख्सियत का नहीं बल्कि एक अदारे का जो है हम आपको बताएंगे जो कि है पाकिस्तान रेलवे। आज पार्लियामेंट में एक कौमी असम्बली के अंदर एक रिपोर्ट पेश की गई जिसके मुताबिक जो हमारी पाकिस्तान रेलवे है रवां साल और गुज़श्ता इस हुकूमत के दौरान जो है 119 अरब से ज़ायद का खसारा जो है हमारी रेलवे को, सिर्फ रेलवे को बर्दाश्त करना पड़ा। अब बाकी अदारों की सूरत हाल से आप बखूबी वाकिफ हो गए होंगे, ताहम इस सारे खसारे की वजूहात क्या थी, ये खसारा क्यों पेश आया, क्या इसमें जो इंतजामिया थी वो नाअहल थी या वो जो मिनिस्टर जो रेलवे के मिनिस्टर थे वो नाअहल थे, जो भी सूरत हाल थी आइए जानते हैं हमारे सीनियर रिपोर्टर जो कि पार्लियामेंट कवर करते हैं असगर चौधरी से। तो सर बताइएगा, बड़ी हैरानकुन बात है कि रेलवे का जो खसारा है वो इतना बढ़ गया, इसकी क्या वजूहात है, क्यों इतना खसारा जो बढ़ा? बहुत शुक्रिया नईम। ज़रा थोड़ा सा हम रेलवे के हवाले से बता दें। रेलवे वो अवली अदारा है कि जब क़याम पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया तो रेलवे हमारे हिस्से में आया। अच्छा, रेलवे को अगर आप देखें तो बड़ा मुनाफा बख्श अदारा चल रहा था ये, और 65 तक जो है वो इंतहाई मुनाफा बख्श था। तकरीबन 73% जो आपकी सामान की नकलो हमल है ना वो रेलवे फ्लीट से होती थी। हैरानकुन तौर पर अगर आप शायद आप देखें तो मेरे ख्याल में उसका परसेंटेज 10 से 15% भी नहीं रह गई है। और सबसे ज्यादा जो इनकम होती थी रेलवे को वो फ्लीट से होती थी, रेलवे फ्लीट से। अब आप देख रहे हैं कितनी ट्रैफिक की रश है रोडों के ऊपर, बाई व्हीलर, चबी व्हीलर, ट्रेलर, ट्रक माफिया। आस्ता आस्ता ये ज़वाल पजीर होना शुरू हुआ, ये इसकी सबसे बड़ी वजह थी। अच्छा, 80 और 90 की दहाई में इसका ज़वाल जो है वो रेलवे का शुरू हुआ और उसके बाद 2000 तक भी
ये कुछ न कुछ मुनाफा देता रहा, बल्कि 2000 में जो माली साल 99 और 2000 है उसके अंदर 4.8 बिलियन मतलब 4.8 अरब रुपए का इसने मुनाफा कमाया। 2000 से लेके 2008 का जो पोर्शन था ना, असल तबाही इसकी वहां से शुरू हुई, जो मैंने पहले भी आपको हवाला दिया है कि जो बिलखसूस ये ट्रक अब आपको ट्रेलर बड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। और उसके बाद जो आपका जमहूरी दौर पे 2008 से 2013 तक शुरू हुआ, उससे तो इसकी मंजी पीढ़ी ठोक दी थी। तो ये सारी इसकी सूरत हाल चल रही है। तो सर बताइएगा कि सदर 2002 से 2008 की आपने बात की है, वो तो सदर परवेज मुशर्रफ का दौर था, वो बहुत बाख्तियार थे अपने टाइम पे। तो क्या वजह के रेलवे उस वक्त मतलब तबाही के दहाने पर आ गया, सर क्या था? देखें उस वक्त भी यही बात थी। एक हमारे काजी साहब रेलवे के मिनिस्टर थे, फिर मियां शमीम हैदर साहब रेलवे के मिनिस्टर बने, उसके बाद फिर शेख रशीद साहब मिनिस्टर बने रेलवे के। और आपको याद होगा कि उस वक्त एक चाइना के साथ आपका कुछ इंजनों के सौदे भी हुए थे, जी बड़ी ले दे भी हुई थी, बड़ा पब्लिक अकाउंट कमेटीज तक भी मामला गया था, पार्लियामेंट भी बड़ा शोर उठा था। कहां तक कंट्रोल रख सके वो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस दौर में क्यों सवाल पजीर हुआ कि आप कहीं पर पटरी तक तो बिछा नहीं सके। तो फिर यही होना था ना रेलवे के साथ हाल। तो जो साहब एक बात और भी है कि जो मौजूदा हुकूमत है वज़ीर आज़म इमरान खान, वो तब्दीली का नारा लेकर आए थे कि हम मुल्क को तरक्की की राहों पे जो है वो गामजन करेंगे। तो वो चाहते थे कि इस मुल्क को हम बुरानों से निकालें, लेकिन जो आज रिपोर्ट पेश की वो तो बिल्कुल उसके बरक्स है। क्या कहते हैं? देखें नहीं, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का तो दावा जब तक कंटेनर में थे वो यही था, द राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हम लगाएंगे, हम अदारों के अंदर इस्लाहात लेकर आएंगे। कौन सी इस्लाहात हैं? 100 से ज्यादा आपके दौर में रेलवे के हादसा इस वक्त तक हो चुके हैं। 100 से ज्यादा लोगों के लिए रेलवे गैर महफूज बनती जा रही है। फ्लीट आपका खत्म हो गया है। आप कहते हैं जी, हमारे शेख रशीद साहब ने, मैं अगर थोड़ा सा यहाँ पर आपके सामने बता दूं कि इंजनों 2020 है पूरे साल की, चूंकि माली साल की नहीं, ईयर 2020 की जो रिपोर्ट है उसमें जो खुद रेलवे की अपनी रिपोर्ट है, आपके 478 इंजन से थे जिन्हें आपने कम करके 472 कर दिया। इसी तरीके से जो मुसाफिर कोचेज थी 1460 टोटल थी, वो आपके पास 1378 रह गई। आपने मुख्तलिफ 34 नई ट्रेनें चला दी। रोज आप फीता काटने आप पहुंच जाते हैं, फीता काटने पहुंच जाते हैं, उन्हें चलाएं भी तो सही ना, उन्हें प्रोफेशनल चलाएं तो सही। देखे बेड़े कहां पर गर्क होते हैं, PIA का बेड़ा कहां पर गर्क हुआ है? वही अफसरशाही, वही नाअहली, वही बददियानती। उसने PIA का बेड़ा गर्क किया, उसने रेलवे का बेड़ा गर्क किया। और एक तारीखी अल्फाज अगर आपको याद हो कि, और बलोर साहब का जो गुलाम अहमद बलोर साहब का जो दौर था 2008 और 13 में, उसमें तो बिल्कुल ही आप बस माफिया के पास चले गए थे ना। उन्होंने एक बड़े तारीखी अल्फाज किए थे जब उनसे ये सवाल हुआ था रेलवे की तबाही का, तो उन्होंने कहा था कि अफगानिस्तान में भी तो रेल नहीं है, मामला तो उनके भी चल रहे हैं, मतलब आप खुद इन चीजों को तबाह कर रहे हैं। फिर मुझे ये बताइए कि आपने फिर भी इमरान खान साहब की हुकूमत ने 2018 में तो ठीक है आपने 4 अरब रुपया कमाए, मगर 2019 में ठीक 1 साल बाद 18 में आप 4 अरब कमा रहे हैं, 19 में आपने 7 अरब कम मुनाफा कमाया और इसमें 9 अरब जो है वो आपने खसारे में मजीद इजाफा कर दिया। तो कहां से बेहतरी आएगी उसमें? फिर हमारे, आपको पता है, बड़े मंजे वो वजीर हैं आपके पिंडी के, वो तो ज़ाहिर है कि आप अपोजिशन को जवाब दें या कि फिर अदारे के ऊपर वो रखे चेक। अच्छा चले, ये बात तो फिर मतलब वो हमारी सुनने वाली आवाम भी कहेगी कि शायद हम इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट चल रहे हैं। मैं आपसे एक से एक सवाल करता हूँ तो कंपेरेटिवली के गुज़श्ता जो हुकूमत थी ख्वाजा साद रफीक वो रेलवे मिनिस्टर थे, राइट, और अभी की हुकूमत में शेख रशीद, तो आप तो मतलब रिपीट भी करते हैं, तो आपके लिहाज में कंपेरेटिवली दोनों में कौन बेहतर था, साद रफीक या शेख रशीद? देखिए, मैं इन दोनों की बात नहीं करूंगा, मैं अपने काजी साहब की बात करूंगा मुशर्रफ साहब के दौर में, मियां शमीम साहब की बात करूंगा, उसके बाद फिर शेख रशीद साहब आए, बलोर साहब आए, फिर ख्वाजा साद रफीक साहब आए और फिर शेख रशीद साहब।
इनमें जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस अगर किसी ने दी है ना ग्राउंड के ऊपर, आप कागजात उठा के देख लें, आप रिपोर्ट्स देख लें, वो ख्वाजा साद रफीक की थी। उसने जिद्दत लाई थी रेलवे के अंदर। आप उस वक्त की ट्रेनों की हालत देखें। हम चले गए, हमारा सॉरी नाज़रीन का शायद थोड़ा सा वक्त ज्यादा ले लें, हम इसी तरीके से कन्वेंशन में शिरकत के लिए कराची चले गए और हमने पूरा वो जो उनकी बोगी थी वो हमने कोच एक बुक की थी। आप बिलीव करें कि 5 स्टार स्टैंडर्ड की हमें सहूलियात थी, और सिर्फ हमारी में नहीं, उस पूरी ट्रेन में उस बोगी के अंदर जो भी था उसको वो सहूलियात थी। इत्तेफाक की बात है कि 2 साल पहले उसी कोच में दोबारा हम कराची गए कन्वेंशन में शिरकत के लिए, तो उसकी जो टूटियां थी ना वो भी नहीं चल रही थी। ये होता है चेक एंड बैलेंस। तो मौजूदा जो हमारे वज़ीर रेलवे के आज़म स्वाति साहब क्या कहते हैं, कुछ कर सकेंगे? देखें, अगर शेख रशीद साहब जैसा दबंग वजीर, मैं ये समझता हूँ कि शेख रशीद नो डाउट एक दबंग वजीर है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी रहे हैं और बड़े दबंग स्टाइल में उन्होंने चलाया है, रेलवे में भी रहे हैं। अगर वो इसे नहीं चला सके ना, तो आज़म स्वाति साहब जैसे शख्स के बस की ये बात नहीं है। उनके लिए वज़ारत पार्लिमानी अमूर बेहतर थी। ताहम एक चीज़ होना बड़ा ज़रूरी है, अरबों रुपए के आडिट इतराज़ात पड़े हुए हैं। मैं इनके दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके चले अभी ये दूसरा माली साल खत्म हुआ, अब तीसरे चल रहा है इनका। मैं इनसे पिछली हुकूमतों का पिछले 10 सालों की बात कर रहा हूँ, पिछले 15 सालों की बात कर रहा हूँ। उन आडिट इतराज़ात पर अगर रेलवे अफसरान पर सजा और जजा लागू की जाए ना, तो बड़ी हद तक परफॉर्मेंस में बेहतरी आ सकती है। वरना वही होगा कहीं पर, आपको नहीं पता है कि कहां पर डीजल चोरी किस तरह होता है। रेलवे के पार्ट्स, रेलवे की पटरियां तक उखाड़ के ले गए। फिर शेख साहब ने तो बड़े दावे किए थे जनाब, और लोगों की जो गरीब गुरबा कराची में बिलखसूस थे, जमीनें वागजार करवा रहे थे, उनको मलिया मेट कर दिया था। वो क्या हुआ उन जमीनों का? रेलवे के पास इतनी जमीनें हैं कि रेलवे अगर 20% अपनी जमीनें सेल कर देना तो जदीद तरीन रेलवे सिस्टम पाकिस्तान में हो सकता है। लेकिन उसके लिए विल की जरूरत है, उसके लिए खाली बढ़ के मारने से काम नहीं चलता। बदकिस्मती से हमारे पास जो भी रहा, जो भी दौर रहा, चाहे वो नून लीग का है, पीपल्स पार्टी का है, या आप जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर है, हमने सिर्फ बड़कों को तरजीह दी है। इनके बयानात को आप उठा के देख लेना, 1 महीने पहले रेलवे के हवाले से रेलवे मिनिस्टर का क्या बयान था और आज उसका बयान क्या है, आपको खुद समझ आ जाएगी कि रेलवे की तबाही के असबाब क्या हैं। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने 1947 से लेके 2021 तक रेलवे के हवाले से जो रेलवे को नुकसानात जिस तरह पहुँचाए गए, वो छोटा सा तजिया आपको जो है वो हमने पेश किया, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक जो है इस मुल्क पाकिस्तान पर अपना ख़ास करम फरमाए। और साथ ही साथ हम इंतजार करते हैं इमरान खान साहब से कि आप अपनी मंजी के नीचे भी डांग फेरें और जो इस तरह के लोग जो नाअहल हैं उनको इदारों से निकालें, ताकि हमारे जो अदारे हैं वो तरक्की की तरफ गामज़न हों। नाज़रीन, देखते रहिएगा हमारा न्यूज़ टू यू चैनल, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट www.news2u.com.pk। अस्सलाम नाज़रीन, न्यूज़ टू यू स्पेशल के साथ मैं हूं असगर चौधरी। मेरे साथ इस वक्त जो शख्सियत मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और न्यूज़ टू यू के एडिटर राजा आतिफ जुल्फ़िकार साहब। नाज़रीन, अमेरिका तकरीबन 20-21 सालों के बाद अफ़गानिस्तान से निकल रहा है, मगर दूसरी जानब ये अफवाहें भी गर्दिश करती चली आ रही हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं या अमेरिका की डिमांड है कि पाकिस्तान में अड्डे दिए जाएं। सूरत हाल क्या है? चूँकि पाकिस्तान सुपर पावर्स के लिए एक बैटल फील्ड है। राजा आतिफ जुल्फ़िकार साहब से पूछते हैं कि इसमें हकीकत क्या है। अस्सलाम राय साहब। वालेकुम। राय साहब, ख़बरें ये गर्दिश करती चली आ रही हैं कि अमेरिका को अड्डे दिए जा रहे हैं, ये सिर्फ अफवाह है या इसके अंदर कोई हकीकत भी है? चौधरी साहब, सबसे अहम बात इस प्रोग्राम में ये कि जो आज मौजू आपने सेलेक्ट किया, ये बहुत नाजुक मौजू है, और चूँकि ये हमारी स्टेट से रिलेटेड ये मामला है तो हम इसमें काफ़ी हसास है। तो कोशिश हमारी यही होती है कि हसास ज़्यादा चीज़ों को ना छेड़ा जाए,
क्योंकि इस हवाले से देखा जाए तो कोई जो होता है वो स्टेट की जो पॉलिसी होती है सबसे पहले तो हमने उसके मुताबिक चलना होता है जी। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि ये अड्डे देने वाला मामला काफ़ी दिनों से जो है वो मार्केट में गर्दिश कर रहा है और बहुत सारी इस पर क्या सराइयाँ भी की जा रही हैं। अगरचे कि ये मामला इतना सेंसिटिव है कि इस पर क्या सराइयों से भी गुरेज किया जाना चाहिए, लेकिन ये क्या सराइयाँ उस वक्त बनी जब हुकूमत की तरफ से कुछ ऐसे ऐलानात भी हमें सुनने को मिले कि जी हम कोई अड्डे वड्डे किसी को नहीं दे रहे, लेकिन जो प्रेस रिलीज जारी किया फॉरेन ऑफिस ने, उससे फिर काफ़ी जो है वो मामलात जैसे कहते हैं ना कि परेशानी की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले हमने ये सुना था कि जो मुबैना तौर पे हमारे जो मुशीर बराए कौमी सलामती हैं डॉक्टर मईद यूसुफ, उन्होंने अमेरिका में एक अपने हम मनसब से वहाँ पे को मुलाकात की और कहा यह गया कि वो एक ज़ाती मुलाकात थी और यकीनन जब दो इतने हसास ओहदों पर अफराद जो दूसरे मुल्कों से उनका ताल्लुक़ हो वगैरह जिससे मिलते हैं तो वो यकीनन ज़ाती मुलाकात नहीं होती, ये एक गुमान किया जा सकता है। मुबैना तौर पे ये हुआ कि उसके बाद एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ, अभी हमारे नाज़रीन देख रहे होंगे स्क्रीन पर। उस प्रेस रिलीज़ में एक तो फॉरेन ऑफिस ने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि जी हम अड्डे नहीं दे रहे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो उस पर जो अगली लाइनें हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जी कोई नए अड्डे नहीं दिए जा रहे, 2001 में जो पाकिस्तान और अमेरिका का एक एग्रीमेंट था उसके मुताबिक अड्डे दिए जा रहे हैं। तो आज मेरे साथ रब्ता किया जनरल हमीद गुल साहब, मरहूम की साहबजादी उज़मा गुल साहिबा ने, वो भी इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी नज़र रखती हैं जी। और ख़ासा इस हवाले से उनका तजर्बा भी है, अपने वालिद के साथ भी उनकी एफिलिएशन बहुत करीब थी, तो उन्होंने भी इस चीज़ पे हमें कुछ अपने ख्यालात शेयर किए और उन्होंने कहा कि वो इस पर कॉलम्स भी लिख रही हैं कि ये तो ऐसे ही है जैसे 2001 के माहदे को रिवाइव करना ऐसे ही है कि जैसे आपने किसी को तलाक दे दी और आप उसके बाद कह रहे हैं वो पुराना निकाहनामा ही अब दोबारा चलेगा। तो ये सिचुएशन है कि वो सूरत हाल ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उस वक्त जो हमारी सिचुएशन थी हमने बड़ी मुश्किल से अमेरिका से जान छुड़ाई थी 2010 में उस एग्रीमेंट से कि उनसे बड़ी मुश्किल से हमने अड्डे खाली करवाए, और अब अगर फिर हमने उधर ही जाके खड़े हो जाना है तो फिर हालात पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ इस हवाले से बढ़ सकती हैं। रईस साहब, इस पर दो चीज़ें, एक तो क्या वो माहदा अभी भी बरकरार है दोनों मुल्कों के दरमियान, और दूसरा सवाल ये है कि 2001 में हमने अड्डे दिए थे, उस वक्त परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर था, उस वक्त के अड्डे दिए जाने और आज अगर अड्डे दिए जाते हैं तो इनमें फ़र्क क्या होगा? इसमें असल जो सब मामलात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं उस वक्त की सिचुएशन में और आपकी सिचुएशन में। उस वक्त पोजीशन थी कि उस वक्त पाकिस्तान के अंदर फैसला करने वाली वाहिद कुव्वत जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, क्योंकि वो मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे, डिक्टेटर थे, और उस वक्त वो CEO भी थे मुल्क के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो उन्होंने ये एक फ़ैसला किया और उनके फैसले को चैलेंज करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि पार्लियामेंट मौजूद नहीं थी, कोई हुकूमतें उस तरह की मौजूद उस वक्त नहीं थी। तो उन्होंने ये फ़ैसला किया, अमेरिका का दबाव आया, वो उस दबाव को बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने उनको अड्डे दे दिए। लेकिन उन अड्डों की वजह से हमें नुकसान ये हुआ कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की लड़ाई थी वो पाकिस्तान के अंदर आ गई, और हमने देखा कि हमने 60,000 के करीब जानों का नुकसान किया, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, हमारे अवाम मारी गई उसमें। तो उस वक्त सिचुएशन ये थी कि वो चूँकि सोलो पोजीशन थी उनकी फ़ैसला करने की, अब वो सोलो पोजीशन नहीं है। तो अब मुझे ये लग रहा है कि मुबैना तौर पे ऐसा है कि वो नया मायदा करने के बजाय पुराना मायदा ही रिवाइव करना चाह रहे हैं, जबकि अमली तौर पे वो मायदा उस वक्त ख़त्म हो गया था जब हमने उनसे अड्डे वापस ले लिए थे 2010 में। रईस साहब, ये बताइए कि अगर हम अड्डे दे देते हैं, देखिए माजी से एक तल्लक हमारा चला आ रहा है, उसमें हमारा फ़ायदा क्या और अगर नहीं देते तो नुकसान क्या है? इसमें तो ऐसा ही है कि आप किसी से सवाल करें कि आप किसी को जहर खिला दें तो उसमें उसका फ़ायदा क्या है कि जी उसका हाजमा ठीक हो जाएगा। भाई हाजमा तो ठीक हो जाएगा, बंदे की जान चली जाएगी। अब सिचुएशन ये है कि माजी में जब हमने उनको अड्डे दिए तो जैसे कि अभी मैंने आपसे अर्ज़ की कि अफ़गानिस्तान की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर आ गई, हमारी मतलब हसास इदारों तक पे हमले किए गए, हमारे सड़कों बाज़ारों पे लारी अड्डों तक पे हमले किए गए, और हमने 60,000 जानों की कुर्बानी दी उस अमेरिका के लिए जिसने कभी भी उस कुर्बानी को ऑन नहीं किया। कभी उसने हमेशा पाकिस्तान को डू मोरी के मुताबिक करता रहा और कभी भी उसने पाकिस्तान को तरजीह नहीं दी, जबकि उसका माजी में जब सोवियत यूनियन था तो इत्तेहादी था
भारत के साथ उसकी जो है वो मोहब्बत की पींगें बहुत ज़्यादा बढ़नी शुरू हो गई, पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया। अगर आप हिस्ट्री उठा के देखें, अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा इस्तेमाल किया और जब इस्तेमाल किया अपना मतलब निकला तो इग्नोर कर दिया। वही अमेरिका जो कल तक हमसे भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं था, अब उसको हम पे फिर प्यार आना शुरू हो गया, इसलिए कि वो अब अफगानिस्तान से निकलना चाह रहा है, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर रहना चाह रहा है। पाकिस्तान के अंदर रहने के पीछे, उसके पीछे सिर्फ अफगानिस्तान नहीं है। इस वक्त सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो चुकी है। कुछ सी पैक के मामला भी इन्वॉल्व हो गए जो कि 2001 में नहीं थे और ना ही 2010 में थे। तो अब उसको अड्डे देना जो है वो सरासर जो है वो बज़ाहिर ऐसा लगता है, हम कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है इस बात पे, लेकिन लगता है कि ये खसारे का सौदा होगा। अब हुकूमत अपनी मजबूरियाँ देखती है, स्टेट अपनी मजबूरियाँ देखती है, वो एक अलग बात है। राय साहब, सुपर पावर, इनकार कैसे मुमकिन? इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका एक सुपर पावर है और उसको इनकार करने के लिए खासी हिम्मत और हौसले की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे एक और भी चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए कि पहली बात है कि हमारी अमेरिका से मफादात कितने वाबस्ता हैं। हमारे मफादात हमेशा से अमेरिका से वाबस्ता रहे, लेकिन अमेरिका ने कभी हमारे मफादात की एक, जिसे कहते हैं ना कि 1% भी परवाह नहीं की। उसने हमेशा अपने मफादात को देखा है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये बनती हुई नज़र आ रही है कि अगर हम उसको अड्डे देने से इनकार करना चाहते हैं तो हमारा नुकसान के, हमारा कोई इसमें नुकसान नहीं। जो वो कहते हैं ना, जो हमारा नुकसान हो चुका था वो तो हो चुका है ना, अब इससे ज़्यादा हमारा क्या नुकसान होगा? 60,000 बंदे मारे गए, हमारी इकॉनमी तबाह हो गई, हमारे मुल्क के अंदर दहशतगर्दी का दौरा हो गया। अब हमारी पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी मुश्किल से वो उस दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर होती है उसके ऊपर काबू पाया, और काबू पाने के बाद अब हम फिर दोबारा वही अगर काम कर लेंगे तो खासे मसाइल पैदा हो जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर जो हमारे मुल्क के, जो जिनको हम कह सकते हैं कि हमारे मुल्क के बड़े हैं, हमारी जो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं इदारे, हमारी हुकूमत है, इन सबको ये देखना पड़ेगा कि इसमें हमें माजी का रिकॉर्ड ज़रूर देखना चाहिए। अमेरिका के साथ जो हमारा माजी का रिकॉर्ड है वो इतना अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान इतना कोई कमज़ोर मुल्क भी नहीं है कि अमेरिका को वो इनकार ना कर सके। अगर अमेरिका एक सुपर पावर है तो दुनिया की पहली जो 7 एटमी ताकतें उनमें पाकिस्तान भी है। रही बात मईशत की, तो हमने अमेरिका को खुश करने के लिए काफ़ी अपना नुकसान पहले भी किया है, तो हमें फ़ायदा तो कोई नहीं हुआ। हाँ, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये फ़ॉरेन पॉलिसी के ऊपर हमारा प्रोग्राम था। हमारा और आपका मकसद सिर्फ पाकिस्तानी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। इजाज़त दीजिए, और साथ ही गुजारिश है कि www.news2u.com.pk का विज़िट कीजिए। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़2यू के साथ मैं हूँ असगर चौधरी। नाज़रीन, आज का इशू उन बुज़ुर्गों के लिए है, उन बुज़ुर्गों का इशू है जिन्होंने अपनी जवानियाँ, अपनी ज़िंदगियाँ इस मुल्क को दी। मेरी मुराद वो पेंशनर जिनकी उम्रें आज 70 साल 80 साल की हैं। किन मसाइब का शिकार हैं वो, क्या मुश्किलात उन्हें दरपेश हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं आल पाकिस्तान पेंशनर्स एसोसिएशन के मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल मेजर रिटायर नईमुद्दीन खालिद। तो आइए उनसे पूछते हैं कि बेचैनी क्यों पाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम मेजर साहब। वालेकुम सलाम। मेजर साहब, बड़ी बेचैनी फैली हुई है पेंशनर्स के अंदर, मुख्तलिफ तस्वीर भी आते हैं, ख़बरें भी आ रही हैं, इशू क्या है? चौधरी साहब, पे और पेंशन दो ऐसी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर एक नौजवान अपनी तालीम हासिल करने के बाद किसी भी महकमे में मुलाजमत करता है। तालीम ख्वाह वो मैट्रिक हो या BSc MSc हो, उसे पता है कि उसको सारी ज़िंदगी जो तनख्वाह मिलेगी उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, और फिर जो रिटायरमेंट के बाद है 60 साल की उम्र के बाद जो पेंशन मिलेगी उससे उसके घर का गुजर बसर अच्छा हो जाएगा। लेकिन मसला ये है कि पे तो ठीक है, पे के अंदर तो बंदे अपना गुजारा कर सकते हैं, लेकिन पेंशन और मौजूदा महंगाई का इतना तनासब बढ़ गया है कि वो अपना गुजारा नहीं कर सकते। अब पेंशनर है 60 साल के बाद वो कहाँ मुलाजमत हासिल करेगा? उसको तो मुलाजमत कोई नहीं देगा, अगर देगा भी तो थोड़ी बहुत देगा, वो भी 2-3 साल के लिए। तो जब वो कुल्ली पेंशन पे गुजारा करेगा तो वो तो गुजारा नहीं कर सकता ना, वो है, उसकी बीवी है और बच्चे हैं। तो इस वजह से पूरे मुल्क के पेंशनर जो तकरीबन 9 लाख से 15 लाख के दरमियान है, मुख्तलिफ महकमों के, उसमें वामडा भी है, उसमें रेलवे भी है, उसके अंदर बैंक्स भी है, उसके अंदर एजुकेशन के लोग भी हैं, मतलब जो पढ़े लिखे अच्छे
पढ़े लिखे लोग उसमें आए हुए, और कई ऐसे लोग हैं, मतलब है कि सिविल आर्मड फोर्सेज है, हमारी डिफेंस फोर्सेज है, सिपाही हैं हमारे। 2 लाख से 15 लाख तक पेंशनर्स की तादाद है। तकरीबन इतनी है, तकरीबन इतनी है। फ़ौज की खुद तादाद जो है वो 6 से 9 लाख तक की है, क्योंकि कई बूढ़े पेंशन अभी तक जिंदा है ना। अगर वो उसके बाद उसकी बीवी को मिल रही है, अगर वो बीवी अल्लाह के अमान में चली जाती है तो वो पेंशन उसकी जो बच्ची है या जो भी है उसके जो रूल के मुताबिक उसको ट्रांसफ़र हो जाती तो है। बेचैनी कहाँ पर है? बेचैनी ये कि इस दफ़ा हुकूमत ने पिछले तो 2-2.5 सालों से पेंशन नहीं बढ़ी। इस दफ़ा जो है गवर्नमेंट ने जो ये किया कि उन्होंने जो मुलाजमीन के धरने देने के ऊपर उन्होंने तनख्वाह बढ़ा दी, जबकि उनको साथ पेंशन भी बढ़ानी चाहिए थी, क्योंकि उस धरने में हमारे जो है पेंशन आज़ाद वहाँ मौजूद थे, जिसकी जो फरवरी में इस्लामाबाद में धरना हुआ था। फरवरी में हुआ था, जहाँ तो ऐसा लगता था कि जैसे हम जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कोई मूवी देख रहे हैं। आंसू गैस तो इतनी मैंने अपनी फौजी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी बैटल फील्ड के अंदर, जितनी हमने यूट्यूब में और वहाँ देखी थी। तो उन्होंने तो अपने मुतालबात बनवा ली ना, क्योंकि जवान है वो हर किस्म की हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर सकते, लेकिन पेंशनर क्या करें? वो तो बेचारे चलने से माजूर थे। मुझे पता 60 साल के बाद एक आदमी तो दमखम नहीं होता कि जो 30-40 साल के नौजवान में होता है, तो वो बेचारे क्या करें? तो यही वजह है कि उनमें परेशानी बढ़ गई, बेचैनी वहाँ से फैली। वैसे एक सवाल ये है, आप एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं फ़ौज पाकिस्तान के, आपको कैसे ख्याल आया इस एसोसिएशन में आने का, और फिर सेक्रेटरी जनरल का ओहदा भी आपके पास है, ये वजह क्या है इसकी? मैं असल में ज़्यादा नहीं बताता, मैं सिर्फ आपको 1993 में ले जाता हूँ, जब मैं सियाचिन में था। मेरा बैटमैन मोहम्मद बूटा खान, वो रिटायर होकर फ़ौज से चला गया, उसकी ज़मीन थी, उस पर काम करता था। 2019 से मुझे फ़ोन आया कि सर तुसी मैनू मुलाजमत दिला दो। मैंने कहा बूटा तुझे 70 साल का है, तुझे कौन मुलाजमत देगा, कौन रखे? कहता सर मुझे अपने घर पे चौकीदार रख लो, मैं बस दरख्त के नीचे लेटा रहूँगा, मुझे खाना दे देना। मैंने कहा बूटा तुझे तो पेंशन मिलती है, तुझे मसला क्या है? तो कहने लगा कि सर वो पेंशन इतनी है कि मेरा बेटा और मेरी बहू मुझे कह दिए कि बाबा तू जाके नौकरी कर, तू टापा मुँह खाता है, तेरी पेंशन लाल साढ़ा गुजारा नहीं होता। चौधरी साहब यकीन करें कि इन अल्फाजों ने मेरे दिल को काट दिया। फिर ये जब पेंशन का मामला हुआ, मुझे दोस्तों ने फ़ोन किया, कई मेरे हैं कि यार इसका कुछ करना चाहिए। मैंने कहा यार वाकई करना चाहिए, कैसे करें? तो दरमियान में ऐलान हुआ कि तंजीम बनानी चाहिए। तो इस्लामाबाद के कुछ दोस्तों ने मिलकर कहा कि मीटिंग करें। 19 फरवरी को हम गए, वहाँ बैठे, वहाँ जनाब आल पाकिस्तान पेंशन एसोसिएशन बनी। और ये जो पेंशनर्स एसोसिएशन का जो बूटा लगा है, दरख्त लगा है, ये उन बूटा साहब की वजह से लगा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये उसी की वजह से। मैं सिर्फ उसके लिए आया हूँ, मैं अपनी ज़ात के लिए आया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिज़नेस किया है, मैंने सब कुछ किया है, मेरे बच्चे जो है माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पर हैं, मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं है। लेकिन मैं तो उन अपने सिपाहियों के लिए लाया हूँ कि जो हमारे जंग में लड़े थे। ओके मेरे साहब, आपने एक बात की थी, आपकी प्रेस रिलीज में भी ये था, 200 अरब रुपए का मामला था सिंध गवर्नमेंट का। ये 200 अरब कौन सा 200 अरब है? जी ये बड़े दुख की बात है। मुराद शाह वज़ीर सिंध ने असम्बली में खड़े हुए कहा था कि जी 200 अरब की पेंशन जो है वो एम्बेजलमेंट हो गई है, गबन हो गई है। 200 अरब आप कैलकुलेट करें तो आप कैलकुलेट करते करते थक जाएंगे, ये होते कितने हैं। उसने बड़े आराम से कहा। फिर उसने मजाक में कहा कि जी ये तो इतना तो हमारा बजट भी नहीं है। जब हमने इसको कुरेदने की कोशिश की तो पता चला कि जो 18वीं तरमीम के बाद जो पेंशन थी मुलाजमीन की, सिंध के, पंजाब के, बलूचिस्तान के, केपी के, वो उनको उन्होंने तकसीम कर दी थी हुकूमत पाकिस्तान ने कि जी अब ये आपका मामला है, सूबाई मामला है, आप फाइनेंस बिल में इनकी पेंशन का करें, जो मर्जी करें, हम अपने फेडरल का करेंगे। फाइनेंस बिल के अंदर जो फाइनेंस बिल ऐसी चीज़ होती है कि जिसके अंदर पूरे साल का बजट बना के पेश किया जाता है। नहीं, ये 200 अरब आया कहाँ से? ये जो हमने मालूमात की उसके मुताबिक देखिए 1947 से अंग्रेज़ों ने पूरी पेंशन जो थी जो उनके पास थी वो उन्हें ट्रांसफ़र कर दी थी पाकिस्तान को। वो एज ए पेंशन के तौर पे वज़ारत ख़जाने के पास पड़ी रही। वज़ारत ख़जाना उसी पेंशन से लोगों को ढूंढ के दी जो फौत हो गए थे, उनके पास पड़ी अकाउंट में।
बाद में ये रकम बढ़ती गई। ये 200 अरब तो नहीं होगी, लाजिम बात है, पूरे पाकिस्तान की पेंशन तो 1000 अरब समझ लें, या अगर 200 अरब 200 अरब सब प्रोविंसेस को दी जाए 800 अरब तो 800 अरब बन गई। ये तकसीम कर दिया उनको। अब ये पड़े हुए थे और ये यूँ समझिए कि बुक डेबिट के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ये नाचते रहे। वज़ारत वो ख़जाना आदाद और शुमार का ये गोरख धंधा जी चलता रहा बिल्कुल ये। गोरख धंधा चलता रहा। अब दरमियान में लोगों ने कहा कि जी ये इतनी रकम पड़ी है, उनकी रात टपकी। अब वज़ारत ख़जाना सिंध के जो लोग हैं ये उन्होंने तो एम्बेसलमेंट नहीं की होगी ना, ये किसी कंधे का सहारा लेके की होगी, सब में तकसीम हुए होंगे। अरे ज़ालिमो, 200 अरब को अगर खाली आप नेशनल सेविंग में इन्वेस्ट कर देते और उसी के मुनाफे को आप पेंशन में तकसीम करते बढ़ाते तो यकीन करें पाकिस्तान का बजट जो है काफ़ी ऊंचा जा चुका होता था। हमारे जो आदाद शुमार बहुत होते, तो इन्होंने सब ने वो 200 अरब अपनी जेब में डाले। समझे, अच्छा, नैब में केस दिया हुआ है, नैब में केस दिया हुआ है। अभी आपने एक मूवमेंट शुरू कर रखी है, कोई एहतजाज की कॉल भी देने जा रहे हैं, ये क्या मामला है? देखिए जी, जब हमने ये तंजीम बनाई ना तो हमने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी आप पेंशन बढ़ा दें। हम तो झगड़े वाले लोग नहीं ना, हम तो यही कर सकते हैं, एहतजाज कर लिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेटर लिख दिया, अखबारों में बयान दे दिए। लेकिन हुकूमत ने तो अपने काम बंद रखे, क्योंकि उनके जो लोग हैं वो कहते हैं पेंशनर जो है हमारी इकॉनमी में बोझ हैं। भाई यहाँ तो 15-15 लाख आप एक दिन ला के बंदे को तनख्वाह देते, उसको गाड़ी देते, बंगला देते, पेट्रोल देते, और जो वो गरीब मुलाजमीन हैं जिन्होंने पूरी 60 साल की उम्र तक की खिदमत की है मुल्क की, अपनी जानें दी, अपनी रात की ड्यूटी, दिन का चैन कुर्बान किया है कि जी हमारा पाकिस्तान सलामत रहे, उनके लिए आपके पास ज़रा भी वो नहीं है कि आप उनकी थोड़ी सी पेंशन में इजाफा कर दें। आपने जनाब सरकारी मुलाजमीन को तो बढ़ा दी, क्योंकि वो आपको तकनीक का नाच जा सकते, कलम छोड़ हड़ताल कर सकते, ताले लगा सकते, पेंशन क्या करें। तो उसके ऊपर हमने कहा कि हमने लेटर्स भी लिखे, हमने वज़ीर ख़जाना को हमने लेटर लिखे, पहले मुशीर ख़जाना को लिखे, शौकत तरीन साहब को लिखे, हर पेंशन में इंडिविजुअल लिखा हुआ है, उनके पास बोरी में भर के लेटर पहुँचे हैं। उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन पता लगा है कि जी पेंशन के अंदर तो आपका जिक्र ही नहीं है पेंशनर का। जो अभी आगे आने वाला बजट है उसमें पेंशन का जिक्र ही नहीं है। जिक्र ही नहीं है जी, फेडरल में जिक्र नहीं है। जब फेडरल में जिक्र नहीं होगा तो जो प्रोविंस है वो कैसे देंगे? फेडरल ने दी तो हम कैसे देंगे? बेसिक यहाँ से शुरू हुआ। तो हमने कहा जी हमारे लिए फिर ऐसा ही मौका है कि हम कोई ऐसा एक्टिविटी करें जिसकी वजह से कम अज़ कम हुकूमत के लोगों को पता तो करें कि जी पेंशन बेचैन है। तो हमने जो है 30 तारीख को, इतवार का दिन है, माइंड चौधरी साहब, हम लोग पूरा बने, हम कोई हंगामा नहीं चाहते कि जी इस्लामाबाद के लोग तंग हो। हमने पूरा अंदाज में लोगों को बुलाया है कि जी आप आए। और हमारी कंबाइंड पेंशन एसोसिएशन एक है, यूँ समझिए उसमें रेलवे के पेंशनर भी है, एजुकेशन के पेंशनर भी है, वापडा के भी है, PTCL के भी है। उसके बाद जो है अभी जो है ये हमारी स्टील मिल के लिए भी लोग कह रहे हैं कि हम भी आ रहे हैं आपके धरने में। और फिर ऑफकोर्स सिविल आर्मड फोर्सेस को तो आप जाते हैं ना, जो एक तो जो स्काउट्स हैं, रेंजर्स हैं, उसके बाद जो कोस्ट गार्ड है, ये सब हमारे साथ है। ये सब हमारे साथ ये है। एहतजाज होगा या धरना होगा? चौधरी साहब 60 साल लोग वो तो चलने से कासिर होते हैं ना, वो हंगामे पसंद नहीं करते। सबसे पहले हमारा एहतजाज है, फिर हमारा इलामती धरना है। हम 3 बजे से लेकर मगरिब तक इलामती धरना करेंगे। अगर उसके दौरान हुकूमत के किसी नुमाइंदे ने हमसे मुज़ाकरात किए तो हम मगरिब के बाद अल्लाह हाफिज़ कहेंगे, अपने अपने घरों को लौट जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास कोई नहीं आया तो हमारा ये धरना अगले दिन भी जारी रहेगा। ओके। और अगर हुकूमती नुमाइंदे के बजाय वही आंसू गैस, वही लाठी चार्ज हुआ तो फिर क्या करेंगे? चौधरी साहब, मेरा ख्याल है जब इंसान भूख से मर रहा हो ना तो उसके लिए फिर हुकूमत को यकम मई याद करना चाहिए, यौम मज़दूर। हम भी मज़दूर थे ना, हम हुकूमत के मज़दूर थे, तो फिर हम यौम मज़दूर की तारीख़ रकम करेंगे। पाकिस्तान में जो मुलाज़मीन थे उनके तो बीवी बच्चे थे ना, लेकिन हमारा दांव पे कुछ नहीं लगा। 60 साल, 65 साल, 70 साल के लोगों का, वो अपनी जानें देकर एक ऐसी तारीख़ रकम करेंगे जो पाकिस्तान की सदियों में ज़िंदा रहेगी। और वो दिन हमारे लिए पेंशनर्स का दिन होगा, पेंशनर्स की तारीख़ होगी। मैं हुकूमत से ये इल्तिजा करता हूँ कि हमारी जो कुर्बानियाँ थी
चाहे बेकार थे, आपके लिए मुलाजमीन के तौर पे बेकार थे, लेकिन हमारे तमाम पेंशनरों 70-70 साल और 75-75 साल के पेंशनरों ने उन्होंने पाकिस्तान की बका के लिए काम किया, पाकिस्तान की इज़्ज़त और हुर्मत के लिए काम किया, अपनी जानें दिए। मैं आप शोधा की तारीख याद रखिए, आप जो है सिविल आर्मड फोर्सेस की तारीख याद रखिए कि उन्होंने बॉर्डर पे किस जुर्रत के साथ बैरूनी जारजियत का मुकाबला किया, उसमें हम भी शामिल हैं। हमारा सिपा सालार, उसको यकीनन एहसास है कि हमारी भी पेंशन बढ़नी चाहिए, लेकिन हम तो फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं ना, वज़ारत दिफा के अंदर आते हैं। वज़ारत दिफा खुद हमारी पेंशन नहीं बढ़ा सकती, बढ़ाएगी तो फेडरल गवर्नमेंट बढ़ाएगी, क्योंकि हम फेडरल एम्प्लॉयड थे। बहुत शुक्रिया मेजर साहब। नाजरीन, आपने गुफ्तगू सुनी मेजर रिटायर नईमुद्दीन खालिद साहब की। हुकूमत को चाहिए कि इनके तहफ़्फ़ुज़ात के ऊपर इनकी बेचैनियों को जांचे, क्योंकि इनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, और इक़दामात वही होते हैं जो बर वक्त हों, ताकि कल किसी और बूढ़े पेंशनर को अपने बेटे की ये बात ना सुननी पड़े कि बाबा रोटियां बोतियां खाना है। इजाज़त दीजिए, और साथ ही आपसे गुजारिश है कि हमारी वेबसाइट www.news2u.com.pk का विज़िट करें और यूट्यूब के ऊपर News2U को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।